students. I hope you all are fine. So today we will continue our civics chapter, lesson number 1, the Constitution of India. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम पहले पढ़ चुके हैं कि रूल्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फिर जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसको कितने मेंबर्स ने बनाया और उन्होंने उसको बनाते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया। आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैं आपको फेडरलिज्म पढ़ा चुकी हूँ। तो उसके आगे के फीचर्स होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी एंड सेक्युलरिज्म। तो आज हम पहले जानेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो संसद भवन के बारे में सुना है ना आपने। तो हमारा वो संसद भवन क्या होता है, उसमें कैसे लोग, जो संसद भवन है सिर्फ बिल्डिंग ही तो काम नहीं करती, वहाँ पर लोग जाते हैं। तो कौन से लोग जाकर वहाँ पर काम करते हैं? दैट पीपल हु आर चूजन बाय द सिटीजन थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, एडल्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रन द कंट्री। क्या होता है कि पीपल जिनको हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के थ्रू चुनते हैं। इसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स दैट ऑल द सिटीजन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव हैव द राइट टू वोट। के यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है कि 18 साल तक के और उससे ऊपर के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। उसके थ्रू हम अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, जो संसद में जाकर हमारे लिए काम करते हैं, हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और हमारे लिए काम करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने संसद भवन का निर्माण कर लेते हैं। उसमें आगे आ जाता है, जब हम संसद भवन में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर भेज देते हैं तो फिर क्या होता है, पावर्स मिलती हैं उनको। तो वो सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे हुआ है? तो सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स। उसमें क्या है, पावर डिवाइडेड अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। तो क्या होता है कि 3 स्टेट की पावर्स जो है वो 3 चीज़ों में, 3 ऑर्गन्स में डिवाइड होती हैं। सबसे पहले होता है लेजिस्लेचर, फिर होता है एग्जीक्यूटिव और फिर आता है जुडिशरी। तो जिसमें लेजिस्लेचर क्या होता है, जो संसद भवन है जहाँ पर क्या हो रहा है, लॉज बनाए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जिनको इम्प्लीमेंट कराया जाता है ताकि स्मूथ तरीके से क्या चल सके, गवर्नमेंट या स्टेट का काम चल सके। फिर क्या होता है, लॉज बन गए। फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव्स वही लोग जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज के, जो लॉज बन गए उनको वो क्या करवाते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं। सारे ऑफिसर्स आते हैं उसके अंदर, और जितने भी पुलिस आती है और जुडिशरी फॉर्म में आता है, तो ये सब एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। फिर आता है उसमें जुडिशरी सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है पावर उस शेयरिंग में, जिसमें प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड कीप चेक्स बोथ ऑर्गन्स। सबसे बड़ी बात कि जुडिशरी जो है, लॉज बन भी रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी कराया जा रहा है। जुडिशरी देखता है कि क्या वो लॉज कंट्री के लोगों के हक में है, और अगर वो पीपल की उसमें इंटरेस्ट में हैं और उनको लागू भी कराया जा रहा है, तो ये दोनों ऑर्गन्स मिलकर कहीं लोगों के जो बेसिक नीड्स हैं या जो लोगों के बेसिक राइट्स हैं उनको तो डैमेज नहीं कर रहे। तो जो जुडिशरी है वो क्या करता है, इन दोनों पर चेक रखता है। बेसिकली तो ये जो पावर ऑफ सेपरेशन है, ये तीनों ही एक दूसरे पर क्या रखते हैं, चेकिंग करते रहते हैं। तो एक आई का काम करते हैं, ईवर है ना, आई का काम करते रहते हैं, जिससे वो एक दूसरे के काम को चेक करते हैं और काम में गलतियां होना कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा था फंडामेंटल राइट्स। तो यही अभी मैं राइट्स की बात करी थी ना कि जुडिशरी जो है वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो वो राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? दीज आर असेंशियल फॉर आवर वेलबींग एंड प्रमोट द आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? वो हर एक इंसान की
ज़रूरत होती है, और वो असेंशियल मतलब बहुत ज़रूरत चीज़ होती है। किस लिए करने के लिए? लोगों के बीच में इक्वालिटी लाने के लिए, लिबर्टी देने के लिए उन्हें, और उनको जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर 6 इन नंबर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है। कौन कौन से हैं वो? राइट टू इक्वालिटी, सबसे पहले इंडिया में हर इंसान, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करता है, सब लोग जस्टिस के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, जुडिशरी में, हर जगह क्या है, उन सब लोगों को एक जैसा राइट मिला हुआ है। और उन सब में सबसे ऊपर वो राइट क्या है? वोट देने का अधिकार। अगर आप इंडिया में रहते हैं और आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। फिर राइट टू फ्रीडम, कि हम क्या हैं? आज़ाद हैं। जैसे ही कोई बेबी इंडिया में बॉर्न होता है तो वो फ्री बॉर्न होता है, उसके ऊपर किसी का भी कोई क्या बोल सकते हैं कि उसके ऊपर किसी का भी कोई दबाव नहीं होता, मतलब वो किसी के अंडर में नहीं होता। फ्री हैं हम अपनी लाइफ को जैसे जीना चाहते हैं उस तरीके से जी सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, कोई भी किसी का शोषण नहीं कर सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इंडिया में सब लोगों को कोई भी रिलीजन मानने का हक है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, तो यहाँ पर क्या है कि हर इंसान अपना कोई भी रिलीजन मान सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब सभी लोगों को एजुकेशन मिले, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि ये एजुकेशन जो है ना, ये एक राइट के तरीके से है कि सबको शिक्षा मिलनी ही चाहिए, ये हमारा अधिकार है। और कल्चरल राइट में आता है कि हम चाहे जिस भी कल्चरल ट्रेडिशन को मानते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं? उसको बढ़ावा दे सकते हैं इस तरीके से कि किसी दूसरे के कल्चर को हम डैमेज ना कर रहे हों, बस अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए हम अपने कल्चरल प्रोग्राम्स कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब होता है कि अगर कोई भी, चाहे वो स्टेट हो, चाहे कोई वो व्यक्ति विशेष हो, अगर किसी के भी ये जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या करता है? हनन करने की या उनके ऊपर दबाव डालने की या छीनने की कोशिश करता है, तो हम क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के थ्रू उसके ऊपर केस कर सकते हैं, अपने राइट्स को हम बचा सकते हैं। तो ये हमारे 6 क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद हमारा क्या था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर गाइडलाइंस दैट हेल्प द गवर्नमेंट इन ट्रांसफॉर्मिंग द आइडियल्स highlighted in constitution into laws that promote socio-economic justice, strengthen the democratic system, safeguard our heritage and help in maintaining peaceful relations with our neighboring countries। इसका क्या मतलब है बेटा? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब वो नियमावली है जो स्टेट को क्या करना होता है? फॉलो करना होता है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं बेटा? लॉज को प्रमोट करते हैं सोशल इकोनॉमिक जस्टिस बढ़ाने में, कि हम कोई भी कानून ऐसा पास नहीं कर सकते जिसमें किसी का भी कोई नुकसान हो रहा हो। तो ये जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नियमावली है, वो क्या करती है कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को लेकर आती है, स्ट्रेंथ करती है डेमोक्रेटिक सिस्टम को, कि गणतंत्र जो है वो कभी खतरे में नहीं आना चाहिए, तो उसको स्ट्रेंथ देती है। सेफ गार्ड अवर हेरिटेज एंड हेल्प इन मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अवर नेबरिंग कंट्रीज, जो हमारा पुराना हेरिटेज है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं ये हमारे प्रिंसिपल्स, और क्या करते हैं? नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशंस को मधुर बनाए रखने में हमारी हेल्प करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आ गया लास्ट वाला, क्या है बेटा? सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या होता है? अ सेकुलर स्टेट इज़ वन दैट डज नॉट सपोर्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन एंड ट्रीट्स ऑल रिलीजन अलाइक। सबसे ज़रूरी बात है कि एक सेकुलर स्टेट क्या होता है? जिसमें किसी भी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, सारे के सारे रिलीजन उतनी ही मान्यता रखते हैं जितना कोई एक रिलीजन, सारे रिलीजन बराबर होते हैं, सबको इक्वल वेटेज मिली हुई होती है। जैसे इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पर हम किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर
ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।